हाय दोस्तों। मेरा नाम नीरज आनंद है। मैं आरपीएस 2014 बैच से बिलोंग करता हूँ, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बैच 2014। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एसपीओ राइट नाउ इन एसईसीआर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। आरपीएस से पहले मैं साइंटिस्ट था। आई वाज साइंटिस्ट फॉर ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स इन आईसीआर इन बायोटेक्नोलॉजी। मैंने मास्टर्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से की है फ्रॉम आईराई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। आ, आ, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे या बुक्स पढ़ी होंगी जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात की गई है, और किस तरीके की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए, या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको कैसी अप्रोच होनी चाहिए आपकी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे तो लक फैक्टर था, उसका क्वालिफाई हो गया और मेरा नहीं हो पाया, उसने कम पढ़ा था, मैंने ज़्यादा पढ़ाई की थी, मेरा हुआ नहीं। तो एक्चुअली मैं हर एग्ज़ाम को आपको हर एग्ज़ाम को एक एक उसकी स्ट्रेटजी होती है कि आप उसको कैसे लेते हैं, हाउ यू आर परसीविंग दैट एग्ज़ाम। उसके एग्ज़ाम में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको किस वे में उसको टैकल करना चाहिए, या एग्जैक्टली वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एग्ज़ामिनर है जो एग्ज़ाम ले रहा है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, किस तरीके से आपको उन चीज़ों को डेवलप करना है अपने अंदर, या कैसे आपको डिलीवर करना है। जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं तो आपके वो आईक्यू को टेस्ट करते हैं, और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। आ, जैसे पीसीएस और आईएएस एग्ज़ाम की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अलावा आपकी आईक्यू भी टेस्ट होती है, आपका इमोशनल कोशेंट भी टेस्ट होता है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस भी टेस्ट होती है। आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे चीज़ों को लेते हैं, कैसे उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे स्ट्रेटजाइज करते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जामिनेशंस में आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो मेरे जो कोर्स ऑफ स्टडीज़ में जो मेरे कुछ स्ट्रेटजीज़ मैंने डेवलप की, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू पीपल्स थ्रू माय स्टोरीज़। एक्चुअली मुझे स्टोरीज़ के थ्रू चीज़ों को समझना ज़्यादा अच्छा लगता है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टोरीज़ के थ्रू आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बता पाऊँगा। तो तो आज के दिन मैं आपको ये सारी स्टोरीज ही सुनाने वाला हूँ। जस्ट लिसन, रिलैक्स एंड लिसन केयरफुली। आज आपको सिर्फ कहानियाँ सुनाई जाएंगी, नो फैक्ट्स, नो हैवी फंडाज, नथिंग। सिंपल चीज़ें बताऊँगा, स्टोरी के फॉर्म में उसको इन्फर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी लगती है, कुछ क्वेश्चन पूछना, यू जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो हाउ टू प्रिपेयर बटर। हिंदी में बोलते हैं कि सर घी बनाना है तो घी कैसे बनता है। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा कि सर आपको 1 किलो घी बनाना है, यू आर सपोज टू प्रिपेयर 1 kg बटर, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा, कोई भी बंदा अगर गांव के परिवेश से या जानता है, या किसी की डेयरी की दुकान है, वो सिंपल सी चीज़ें बोलेगा कि भाई सबसे पहले तो हमें अच्छी क्वालिटी का, जिसमें अच्छा फैट कंटेंट हो, गाढ़ा दूध लेना पड़ेगा। तो वो दूध आपको लेना पड़ेगा और उसको उबालना पड़ेगा, या उसके दही जमाना पड़ेगा, उसमें से क्रीम निकालनी पड़ेगी, और क्रीम निकालने के बाद उसको आपको जलाना पड़ेगा और छान करके उसमें से घी निकालना पड़ेगा। दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग, बट घी आपको लास्टली मिल जाएगा। एक सिंपल सी चीज़ है, हर किसी को ऑलमोस्ट मालूम है कि घी कैसे बनाते हैं। आपके एग्जामिनेशन में जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन को लेते हो, तो आपके पास बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स होती हैं। उन बुक्स को आप पढ़ते हो, उन बुक्स को आप स्टडी करते हो, और उसके बाद आप अपने नोट्स बनाते हो। और नोट्स बनाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हो सर मैंने तो पूरी बुक्स भी पढ़ ली, नोट्स भी बना लिए, सारा कुछ रिवाइज भी कर लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, या मैं 4 नंबर से रह गया। सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो पहली चीज़, जैसे हम बोलते हैं कि आपको घी अगर चाहिए तो क्वालिटी ऑफ मिल्क मैटर्स, तो आपको क्वालिटी ऑफ बुक्स पकड़नी है। क्वालिटी ऑफ बुक्स आपको पता होनी चाहिए कि आज के कंटेम्प्रेरी एग्जामिनेशन पैटर्न में किस एरिया से कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है, वो चीज़ किस बुक में या किस मटेरियल में ज़्यादा अच्छी दी हुई है। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। और उसके लिए बेस्ट वे है कि आप एक इंटरनेट और 2 से 3 बुक सोर्स पकड़िए। एक बुक सोर्स या एक स्टडी मटेरियल से मत पढ़िए। तो वो हो गया मिल्क वाला पार्ट। दूसरा हो गया नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब है कि यू आर प्रिपेयरिंग क्रीम। तो कुछ लोग होते हैं जो पूरी बुक उतार देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको अंडरलाइन करते हैं पहले पढ़ करके, और उसके बाद फिर जो अंडरलाइन किया हुआ होता है उसको सीधे उठा के छाप देते हैं।
तो आप तो बुक को कट शॉर्ट कर रहे हो ना, 40 पेज 100 पेज की बुक है तो उसको आपने 50 पेज या 30 पेज का बना लिया, लेकिन आपने नोट्स नहीं बनाए। नोट्स का मतलब ये है कि जो आपने उसको पढ़ा उसके उसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और क्या ऐसे सेलियंट पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली उस पूरे चीज़ को डिफाइन करते हैं, वो सेलियंट पॉइंट्स आपको बनाने हैं। इसीलिए फ्रेंड्स याद रखिए, आपका युद्ध या आपकी लड़ाई आप सिर्फ अपने बनाए हुए हथियारों से ही जीत सकते हैं, किसी और के हथियार से कभी नहीं। तो कभी कोई आपको मार्केट में बोलता है कि इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, वो टॉपर का नोट्स बहुत अच्छा है, यस आइडिया के लिए आप ले सकते हो कि यस उसने बनाए कैसे हैं, उसने क्या पॉइंट्स लिए हैं, दैट इज़ ओके, बट हथियार आपको अपने खुद से बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर योर वेपन बाय योर ओन। तो आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, और जितने अच्छे पर्सनलाइज नोट्स आप बनाएंगे उतना आपका इफेक्टिव आउटपुट आएगा, क्योंकि हर बंदे का अलग एरिया होता है जिसमें वो अपनी चीज़ों को स्टडी करके और अपने हिसाब से बनाता है कि यस ये चीज़ें मुझे आती हैं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है, मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा पॉइंट, ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से वो अपने लिए अपने नोट्स बनाता है। दैट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सनलाइज थिंग। किसी और के नोट से आपका फ़ायदा रेयरली होगा, रेयरली आई विल से, आपको आइडिया लग सकता है। तो दैट इज़ अ पॉइंट। नोट इफेक्टिव नोट मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके 2-3 पॉइंट हैं, मैंने बता दिए। और उस नोट्स का भी आप साइड में एक जगह छोड़ दीजिए, और उस सब नोट्स में भी हर एक पैराग्राफ के 1 या 2 कीवर्ड अपने नोट्स में लिखिए। और नोट बनाते समय नोट में जगह छोड़िए, ताकि उसमें आप रेड से या ग्रीन से या ब्लू से कुछ भी आप एडिशनल नोट एडिंग कर सकें। तो आपका नोट एनरिचमेंट भी होता रहेगा, और साइड में जो आपके अलग से कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उसके थ्रू आप उन नोट्स का फास्ट रिवीजन भी कर पाएंगे। तो ये हो गई क्रीम की बात। क्रीम के बाद आप उस बुक, पूरे जो बुक नोट्स आपने बनाए हैं, वो अगर मान लीजिए आपने साल भर में 3 रजिस्टर बना लिए, तो लास्ट के एग्जाम से एक रात पहले तो आप 3 रजिस्टर पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको उन सारे रजिस्टर्स को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करके, और फिर आपको एक अपनी जिस्ट बनानी है। हर रजिस्टर की एक जिस्ट होनी चाहिए, जिससे आप वो कीवर्ड आपके दिमाग में रहें और वो एक पेज फॉर्म या एक वर्ड फॉर्म में आ जानी है, सॉर्ट ऑफ। आपने 3 रजिस्टर बनाए, 4 रजिस्टर बनाए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, और वो 4 रजिस्टर की जिस्ट आपके दिमाग में आ गई, या आपने एक पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, वही आपने लास्ट में रिवाइज किया। तो दैट इज़ योर घी। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई, जो आपने इन्फर किया, जो चीज़ों को इंटीग्रेट किया, क्योंकि ना एग्जामिनेशन में आपके आंसर्स आर ए काइंड ऑफ आउटपुट दैट यू आर गिविंग इन इंटीग्रेटेड मैनर। मतलब कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को ले करके उसको इंटीग्रेट करके उसके बाद आप उस आंसर को लिखते हैं। तो वो जो घी वाली जो बात मैं कर रहा हूँ, बटर वाली बात कर रहा हूँ, क्रीम के बाद जो बटर बनता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग विच यू हैव डेवलप्ड थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब कि आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी इंसाइट्स हैं, उन सब को जो आप इंटीग्रेट करके एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, दैट इज़ योर घी। वही इवेल्युएट किया जाएगा, स्पेशली दैट इज़ अप्लीकेबल स्पेशली फॉर दोज एग्जामिनेशन जहाँ पे आपका राइटिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट, वन स्मॉल स्टोरी और एनेक्डोट अबाउट हाउ टू प्रिपेयर बटर। देन सेकेंड स्टोरी, स्टोरी ऑफ ए वाइज मिनिस्टर हु वांटेड टू अपॉइंट न्यू वन इन हिज प्लेस। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ी थी। एक राजा था, एक नगर का राजा था, और उसके पास एक बहुत अच्छा बुद्धिमान मिनिस्टर था, एक वाइज मिनिस्टर था। तो ही वॉज हाईली डिपेंडेंट ऑन दैट मिनिस्टर, वो काफ़ी कुछ उसके ऊपर रिलाई करते थे राजा। तो एक दिन मिनिस्टर आए और मिनिस्टर ने बोला कि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं अब नहीं आपके साथ आपकी सेवा कर सकता। तो राजा ने बोला कि ठीक है, आप आप सेवानिवृत्त हो सकते हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा, अपनी जगह एक एबल्ड या अपने ही जैसे आदमी को अपॉइंट करके जाइए। आपके जैसा ही बुद्धिमान या आपके जैसा ही पढ़ा लिखा या उतना एक्सपीरियंस टाइप का होना चाहिए। तो आप वो रिक्रूटमेंट अपना कंप्लीट करके जाइए, तब आप जा सकते हैं। तो ही एग्रीड, ही सेड ओके, ठीक है। तो उसने ये पूरा नोटिफिकेशन टाइप का, जैसे आज के टाइम में नोटिफिकेशन होता है, उसने भी सब जगह ये चीज़ फैला दी, बता दिया, लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मिनिस्टर की एक पोस्ट खाली होने वाली है, जिसको लगता है कि वो अपने आप को एलिजिबल मानता है वो अप्लाई करे। बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, और बहुत सारे एप्लीकेशंस में उसने फाइनली जो है 4 एप्लीकेशन उसको फाइनली उसने सॉर्ट आउट किए कि भाई ये 4 से 5 एप्लीकेशन जो हैं वो बड़े, ये सबसे बेस्ट हैं, यही उसने लास्ट में निकाले।
अब वो 5 एप्लीकेशंस ऐसे थे कि पहला बंदा जो था वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने विदेशों की यात्राएं की हुई थी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसका एक्सपोजर था, तो उसका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया। एक दूसरा बंदा बंदा था जो बहुत बड़ा नॉलेजफुल पर्सन था, मतलब बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान था, उसने उपनिषद पढ़े थे, वेद पढ़े थे, बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़े थे, वेद पुराणों का नॉलेज था, बहुत बड़ा पंडित था। देन तीसरा बंदा था जो बहुत बड़ा फिलोसफर था, फिलोसफर इन द सेंस कि वो बहुत सारी चीज़ों का अलग वे में इंटरप्रिटेशन करता था, लोग उसके पास जाते थे सुनने के लिए कि वो किस वे में चीज़ों को देखता है, फिलोसफी उसको बहुत अच्छी थी उसकी, तो उसको लिया गया। देन एक चौथा बंदा था जो लोकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बताता था, जिसके पास लोग एडवाइस लेने जाते थे, एक सुजान टाइप का आदमी था, गांव में लोग उससे मिलते थे और वो लोगों को जनरल एडवाइस देता था सिंपल सिंपल सी चीज़ों के बारे में, तो उसको भी सिलेक्ट कर दिया गया। फाइनली ये 4 बंदे इनको सिलेक्ट कर दिया गया, और सिलेक्ट होने के बाद इनको बोला, मंत्री ने बोला कि आप एक दिन, इस दिन एग्जामिनेशन है आपका, इस दिन आप सुबह 8 बजे आ जाइए। तो उस पर्टिकुलर डेट पे ये चारों लोग पहुंच गए, और जब ये चारों लोग पहुंचे तो मिनिस्टर ने उनको वो 4 कमरे दिखाए, और उसने सिंपल सी बात बोली कि आप इन 4 कमरों के अंदर एक एक करके सबको एक एक कमरा अलॉट किया गया है, इन कमरों के अंदर आप चले जाइए और 20 मिनट बाद इस कमरे से आपको बाहर आना है, यही आपकी परीक्षा है। तो सब लोगों को लगा ठीक है, देखते हैं अंदर क्या होता है, तो सब लोग अंदर चले गए, 4 लोग 4 अपने कमरे में बंद हो गए जा करके। अब क्या हुआ कि जो व्यापारी था उसने अपना दिमाग लगाना चालू हुआ कि अब चालू किया कि 20 मिनट तो हो गए हैं, अब निकला कैसे जाए, अब तो निकल के बाहर आना है हमें। तो वो दिमाग लगाने लगा कि कहीं सुरंग होगी, कोई खुफिया दरवाज़ा होगा, वो अपने कमरा चेक करना शुरू किया उसने। तो वो सब करना स्टार्ट कर दिया जो व्यापारी था। दूसरा जो विद्वान था, पंडित था, जिसने उपनिषद पढ़े हुए थे, उसने ये सोचना शुरू किया कि इस सिचुएशन में शास्त्र क्या बोलते हैं, वेद क्या बोलते हैं, पुराण क्या बोलते हैं, नॉलेज क्या बोल रहा है, मुझे क्या इन्फर हो रहा है, वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। और फिलोसफर जो तीसरा बंदा था उसने सोचा कि एक्चुअली में पहेली ये है ही नहीं कि कमरे से बाहर आना है, पहेली कुछ और ही है, वो कुछ और कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है या क्या एक्चुअल में परीक्षा किस चीज़ की हो रही है या क्या क्या करना है हमें, इसके बारे में वो सोचना शुरू कर दिया। उसने अपना फिलोसफिकल एंगल लगाना शुरू किया। ये जो चौथा आदमी था जो गांव से कहीं से उठ करके आया था, सुजान टाइप का था, वो उसने दिमाग में लगाया कि हाँ ये बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं और ये सारे कमरे खिड़कियां तो बंद है। तो व्हाट ही डिड, सबसे पहले वो उठ के गया और उसने दरवाज़ा चेक किया, और जब उसने दरवाज़ा चेक किया तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था, एक्चुअली में चारों कमरों के दरवाजे खुले हुए थे, और वो चौथा बंदा बाहर आ गया उस दरवाजे से। तो इस स्टोरी से मैं ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि most of the time whatever you think as the solutions, these are the solutions which are quite simple, but we don't consider them as solution because they are simple। बहुत सारी चीज़ों के सिंपल चीज़ें ही होती हैं, सिंपल आंसर्स होते हैं, सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं, हम उनको सिंपल वे में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो सिंपल है, सिंपल सी बात है। मैंने रिपीट कर दिया 3 बार सिंपल वर्ड। यू वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यू हैव टू बी टू मच ऑर्डनरी। ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने का मतलब यही है कि आप ऑर्डनरी होकर के ऑर्डनरी वे में ऑर्डनरी चीज़ों को बार बार कर रहे हैं, तो दैट्स वाई यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो एग्जामिनेशंस के बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार आप सोचते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और सिंपल सी चीज़ यूपीएससी में पूछी जाती है, व्हाट इज़ पॉवर्टी, डिफाइन पॉवर्टी, एंड एक उसमें पूछ देंगे कि व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट डू यू थिंक, गिव सम सजेशंस हाउ टू वाइप अप इरेडिकेट पॉवर्टी इन इंडिया। पुराने क्वेश्चंस देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिंपल सॉल्यूशंस देने हैं, सिंपल सॉल्यूशंस आपको इसीलिए देने हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन की ज़रूरत है ही नहीं। तो जब आप अपनी अप्रोच में चीज़ों को सिंपल वे में चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, जब आप सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत हाई फाई चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आपकी डेवलप हो जाएगी तो हर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, यू विल बी एबल टू गिव सम बेसिक सॉल्यूशंस, सम बेसिक सॉल्यूशंस। उस तरीके से आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखना शुरू कीजिए। आपकी प्रिपरेशन में सबसे पहली तो चीज़ ये रहेगी कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे प्री का या मेंस का, आपको लगेगा यार ये तो करंट अफेयर में चल रही थी,
ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता थी, या ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें तो ऐसा आंसर लिख सकते थे, वैसा आंसर लिख सकते थे, अरे तो बड़ा सिंपल है। या किसी का आंसर जब आप देख लेंगे, किसी टॉपर का या किसी अच्छे बंदे का, उसकी आंसर राइटिंग स्किल्स देखें, आपको लगेगा अरे ये तो मैं भी लिख सकता था। तो वो लिख सकते थे, लेकिन जब तक जिस समय में आपको लिखना था आप उस समय नहीं लिख पाए, दिस इज़ द प्रॉब्लम। बाद में तो आप पूरा अच्छे से उसको स्टडी करके और बेटर वे में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, बट दैट इज़ द टाइमिंग, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस सिंप्लिसिटी। यू हैव टू प्रैक्टिस सिंप्लिसिटी, सिंपल सी बात है। आप चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में करने की कोशिश कीजिए, थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग। चीज़ें बहुत सिंपल वे में ही करनी है आपको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाना है। कई बार कुछ लोग बोलेंगे, टॉपर बोलेंगे, अरे वो किताब पढ़ो, उसमें ये दिया हुआ है, उसमें वो दिया हुआ है, ये वाली चीज़ें तो आप क्यों पढ़ रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप लक्ष्मीकांत को तीसरी बार पढ़ते हो तो आपको नई चीज़ समझ में आती है, आप चौथी बार पढ़ते हो कुछ और उसमें पता चलता है आपको। आप एक ही किताब को चौथी चार बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी इज़ व्हाट। सिंपल सी बात है। ओके फ्रेंड्स, आई हैव यूज सो मेनी वर्ड टाइम्स सिंपल वर्ड, इट मीन्स दैट मैंने इसी वे में प्रिपरेशन की है और मैंने बहुत सिंपल चीज़ों को लिखा है। अंडरस्टैंडिंग मेरी हमेशा सिंपल ही रही है। सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। देन थर्ड स्टोरी, लॉकिंग द हाउस व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड। फ्रेंड्स, जब आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं, उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, आप जब भी घर से जाते हैं तो क्या आप हर कमरे में ताला लगाते हैं अपने घर के? नो, आप सिर्फ कमरे के दरवाजे को लगाते हैं, ताला सिर्फ आप बाहर लगाते हैं और उसकी एक चाबी होती है। मतलब कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए, आपका इन्फ्रेंस ऐसा होना चाहिए कि आप एक कीवर्ड से आप पूरी बुक को एक्सप्लेन कर सकें। वो एक कीवर्ड आपका वो ताले की चाबी रहेगा। अगर आपने एक पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी में सिर्फ आपके दिमाग में एक एक सेंटेंस या एक कीवर्ड होगा जिसकी बेसिस पे आप हर जगह हर एक कॉन्सेप्ट को ओपन कर सकते हैं। कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स आर ए काइंड ऑफ हाउस ओनली। और उस घर में आपको एक चाबी रखनी है, एक कीवर्ड रखनी है, जिससे कि आप पूरे घर को खोल सकते हैं। जस्ट ट्राई टू थिंक ऑन दीज लाइंस। तो लॉकिंग द हाउस, आपको 10-12 ताले नहीं लगाने हैं, 10-12 चाबियां नहीं रखनी है, लास्ट में आपको एक चाबी रखनी है और उस चाबी से आप पूरा घर खोल सकें। तो आपकी अप्रोच पढ़ाई की ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास चीज़ें नैरो डाउन होनी चाहिए, ना कि फैलनी चाहिए। लास्ट में होता है कि मैंने कई लोगों को देखा है, लास्ट में मेंस का एग्ज़ाम है या प्रीलिम्स है और बाहर में बैठ के 5-6 किताबें रख रखी हैं और सारी किताबें खोल खोल के देख रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, माइंड यू फ्रेंड्स, यू आर नॉट इन द कंपटीशन। सबसे पहले तो वो आपके पास वो सिर्फ एक कीवर्ड या लास्ट के एक पेज होना चाहिए कि भाई ये प्रीलिम्स का टाइम है, मैंने सब पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, ये पेज मेरे पास लास्ट बच रहा है, यही मुझे एक नज़र देखना है, यही होना चाहिए लास्ट में। अगर आप बुक खोल के देख रहे हैं मतलब यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। दिस इज माई पर्सनल व्यू। ओके, देन प्रिपेयरिंग द ब्रीफ केस व्हेन गोइंग समवेयर आउट स्टेशन। आप पूरे घर का सामान तो पैक करके नहीं ले जाते। जब भी आप दूसरे जगह पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आप पूरा घर का सामान तो पैक नहीं करते, घर तो खाली नहीं कर देते। उसमें से क्या करते हैं आप एक ब्रीफ केस में सारी ज़रूरत की चीज़ों को रखते हैं। आपका किट बैग, आपके 2 जोड़ी कपड़े, आपका कुछ एडिशनल सामान जो भी आपको वहाँ लगना है, वो सारी चीज़ें। तो ब्रीफ केस अप्रोच आपको अपने एग्जामिनेशन में अपनानी है। मतलब कि आपको वो पूरी बुक्स, पूरा स्टडी मटेरियल सब नहीं पढ़ने लग जाना है। आपने साल भर उनको पढ़ा है, उसमें से नोट्स बनाए हैं, उसमें से आपने प्रिसाइज नोट्स उसके भी निकाले हैं। उन प्रिसाइज नोट्स में आपको लास्ट में ये पता चला है कि भाई ये 10 पॉइंट ही रहते हैं जो बार बार मेरे दिमाग से मिस हो रहे हैं, यही हैं। और उन 10 पॉइंट के बेसिस पे आप हर एक सेक्टर से, हर एक बुक से या हर एक एरिया से आप स्पेसिफिक 5-5, 10-10 पॉइंट लास्ट लास्ट में निकाल ले रहे हैं। मैंने अपने मेंस की तैयारी में इकोनॉमी के नोट्स 5 पेज में बनाए थे फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू। मैंने एग्रीकल्चर के नोट्स 2 पेज के थे मेरा एथिक्स का नोट्स 3-4 बार नोट्स बनाने के बाद लास्ट में एथिक्स के मैंने सिर्फ 2 पेज लास्ट में बनाए थे, जो मुझे लग रहा था कि ये मुझे दिमाग में रखना है, बाकी सब मैंने पढ़ लिया। तो वो ब्रीफ केस अप्रोच होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के सामने। अगर आप अपना पूरा घर पैक करके बैठे हुए हैं, मतलब कि आप, यू आर नॉट ए वाइज मैन। आपके पास हाथ में सिर्फ एक ब्रीफ केस होना चाहिए। ब्रीफ केस का मतलब ये है कि आपने हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक जिसका वो पेपर में मान लीजिए बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, उन सब के कुछ कुछ
स्टडी करने के बाद 2-2 पेज, एक एक पेज, आधा आधा पेज आपने उसको इकट्ठे कर लिए कि बस ये मुझे दिमाग में रखना है। तो ये मेरे पास 5 पेज हैं इस पर्टिकुलर पेपर 1 के, या 10 पेज हैं, और इन 10 पेज में मैंने ये पॉइंट्स लिख रखे हैं जो मेरे दिमाग में होने चाहिए, बाकी सब मैंने पढ़ लिया है। दिस इज द वे यू शुड अप्रोच द एग्जामिनेशन, ब्रीफ केस अप्रोच। ओके फ्रेंड्स, देन प्रिपेयरिंग अ डिश somebody has asked for। आप फ़र्ज़ कीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है और आप वहाँ पे बैठे हैं और आपको बहुत सारे डिश बनाने हैं, और अगला आदमी आता है और वो ऑर्डर करता है कि मुझे डोसा खाना है, और आप उसके लिए चाउमीन बना के दे देते हैं। या अगला आदमी इडली ऑर्डर करता है और आप उसको बोलते हैं कि मैं आपको वड़ा दे रहा हूँ। तो क्या वो आपको पे करेगा? क्या वो आपको अप्रिशिएट करेगा? नो। ही विल से मुझे वड़ा खाना था, आपने इडली दे दी, मुझे इडली खाना था, आपने वड़ा दे दिया। नो, नो मनी, मैं नहीं दूंगा आपको पैसे। फर्स्ट थिंग। सेकंड केस सिनेरियो, आप उसने इडली मांगी, आपने इडली ही दी, लेकिन उसको आपकी बनाई इडली पसंद नहीं आई। वो किसी और रेस्टोरेंट में गया और उसकी बनाई हुई इडली पसंद आ गई। अब आपकी बनाई हुई डिश में और सामने वाले रेस्टोरेंट की बनाई हुई डिश में क्या डिफरेंस है, या ऐसा वो क्या डाल रहा है जो आप नहीं डाल पा रहे हैं? मेंस के आंसर बिल्कुल डिश जैसे हैं, जितना बढ़िया बनाएंगे उतनी बढ़िया बिकेगा। सिंपल, सिंपल सी बात है। डोसा 100 दुकानें बेच रही हैं, 100 रेस्टोरेंट में डोसा मिल रहा है, एक रेस्टोरेंट का डोसा डोसा हिट हो जाता है। क्यों? ऐसा क्या है? वो आपको सेल्फ डिस्कवर करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू इम्प्रोवाइज। वहाँ पे आपको ये देखना है कि हर एक मेंस के आंसर में जो आप लिख रहे हो एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वर्क ऑन इट। देन उसमें मैं किस वे में स्टार्ट कर सकता हूँ, किस वे में मैं मिनिमम इंफॉर्मेशन से मैक्सिमम अपना एनालिसिस रख सकता हूँ, अपना पॉइंट बता सकता हूँ। कई बार होते हैं कुछ फ्रेंड्स जो बार बार वो सिर्फ फैक्ट्स फिगर्स ही मगअप करते रहते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड, या उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इनकम्प्लीट होती है, होलिस्टिक नहीं होती। तो मेंस के आंसर में जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं, आपको अपनी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ रखनी है। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो कीवर्ड्स पता होने चाहिए, वो बेसिक फैक्ट्स। एक अच्छा आंसर आप 1 या 2 या 3 फैक्ट से रख सकते हैं। अगर आपको एक डिश बनानी है, आप उसमें 50 मसाले नहीं डालते हो, आपको पता है इस डिश में 4 मसाले पड़ने हैं, दैट्स ऑल, सिंपल। और वो 4 मसाले आप डालते हो, उसका बैलेंस सही होना चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए, वैसी आँच भी वैसी होनी चाहिए, मतलब गैस आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कर रखी है, और उसको आपने जैसा प्रेस्क्राइब प्रोसीजर वैसा बना के उसको दे दिया, तो यू आर ए शेफ़, देन यू आर ए शेफ़, यू विल बी टेकन अप, यू विल गेट द गुड मार्क्स। तो वही चीज़ मेंस में होती है। आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स अगर नहीं भी मालूम है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, और उस अंडरस्टैंडिंग को आप एग्जाम्पल और फैक्ट्स से अच्छे सपोर्ट करके अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, यू आर डन। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कि कोचिंग में जाएंगे, आपको लोग हर तरीके की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताएंगे। थिंग्स आर ऑलवेज सिंपल, थिंग्स आर नेवर कॉम्प्लिकेटेड। आप सिंपल आंसर लिखिए, उसमें उन चीज़ों को इंटीग्रेट कीजिए और बेटर वे में कीजिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, राइट, रिमेंबर दिस वर्ड, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको हमेशा करनी है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं करनी है मेंस आंसर में। मतलब कि ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अगर आपने किसी भी डिश में ज़्यादा नमक डाल दिया तो वो कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जाएगी, मतलब आप ब्लंटली बोल रहे हैं। तो आप में और बाकी लोगों में फिर क्या डिफरेंस रहेगा? मुझे कुछ भी किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम और मैंने सिंपली बोल दिया ये तो ऐसा होता है। यू हैव टू सपोर्ट इट विद द फैक्ट्स, विद द रिपोर्ट्स, विद द एग्जाम्पल, देन ओनली द पॉइंट विल बी वेल टेकन, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। मतलब यू हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग द डिशेस, ताकि आप बेटर वे में बना पाएँ। और दूसरी चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है और मुझे क्या लिखना है। दूसरी चीज़, और जो चीज़ नहीं बनानी आती है ट्राई मत कीजिए, क्योंकि और भी कस्टमर वेट कर रहे हैं, मतलब और भी क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये 3 चीज़ें याद रखिए प्रिपेयरिंग अ डिश। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया है, मैंने कुछ कहानियाँ सुनाई हैं, कुछ एनेक्डोट्स बताए हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ कि ये 5 स्टोरीज़ के थ्रू कि किस वे में आपको परसीव करना है चीज़ों को, किस वे में आपको आंसर लिखने हैं, किस वे में आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो friends, hope you like it, you hope you like the video. Please give response in the comment box. I will reply to all the comments. I will try to reply all the comments you received. So friends, keep on preparing. All the best. Bye.